सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। और आप सबको विदित है कि हम जो पहले विभिन्न टॉपिक से जो प्रश्न आए हैं उन पर बातचीत करेंगे। और आज मुख्यतया हम लेंगे आदिकाल से संबंधित और कुल 21 प्रश्नों को हम हल करने का प्रयास करेंगे। कल भी हम आदिकाल से संबंधित रखेंगे, आगे भी जो भी जितने आदिकाल से आज तक प्रश्न आए हुए हैं उन पर चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम भक्ति काल पर चर्चा करेंगे, फिर वो रीति काल, और इस प्रकार से इन प्रश्नों का यह महत्व रहेगा कि आपको इसके बाद में जब भी आप पेपर दें या जिसकी तैयारी कर रहे हैं उनमें प्रश्नों की प्रकृति का पता चले कि इस प्रकार के प्रश्न भी बनते हैं और उन प्रश्नों का आंसर है यह है, और इसके आसपास कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। आपने जो ठीक ढंग से आदिकाल पढ़ा है उसमें किस प्रकार से और है अच्छे से आप कर सकते हैं, क्या आपने पढ़ा है वह आप स्वयं देखेंगे कि क्या पर्याप्त है, या इस प्रकार का जैसे ये सेकंड ग्रेड में भी आ सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड में आ सकते हैं, और सभी में जिस रूप में आए तो आप उसको थोड़ा सा ठीक ढंग से कर पाएंगे निश्चित रूप से। तो हम एक बार है आप बता देंगे कि मेरी आवाज है वह आप तक पहुंच पा रही है, और उसके बाद में हम क्या है इस क्लास का जो है आगे जो जारी रखेंगे। आप है अच्छे से जो भी प्रश्न है उनको करने का प्रयास करेंगे और मुझे लगता है कि बहुत ठीक ढंग से आप जो है कर पाएंगे। ऐसा एक प्रयास रहेगा जी। तो देखिए जो है आज हम पेपर लेंगे वह है असिस्टेंट प्रोफेसर का 2020 में जो पेपर आया था उसके 21 प्रश्न लेंगे, और जो बचे हुए प्रश्न है वो कल लेंगे। कल साथ में हम एक दूसरा पेपर लेंगे और उसके मिले हुए ऐसे ऐसे सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में, असिस्टेंट प्रोफेसर में जो भी प्रश्न आज तक पूछे गए हैं उनकी बातचीत करेंगे। यदि हम इन प्रश्नों में और आप देखें तो ये प्रथम प्रश्न है, और यह प्रश्न जो पूछा गया है वह पूछा गया है, आप देख पा रहे होंगे, वह रास जो परंपरा है हिंदी की उससे ये प्रश्न पूछा गया है कि जो रास परंपरा जो जैन साहित्य की है मुख्यतया उनमें जो रास रचनाएं दे रखी है और रचनाओं के साथ साथ उनके लेखक का नाम है। आप सबको विदित है कि स्कूल व्याख्याता में एक प्रश्न मुख्यतः पूछा गया था चंदन बाला रास का, और चंदन बाला रास के लेखक आसगू है, और आसगू मुख्यतया जालोर के हम कह सकते हैं तो भीनमाल के जालोर के रहने वाले हैं। तो जालोर के आसगू है, उनकी दो रचनाएं बड़ी महत्वपूर्ण रही। एक रचना है उसका नाम था जीव दया रास। तो आसगू जो पहला ही नाम इसमें है कि इसमें यह आ गया कि सुमेलित नहीं है, जो ये दे रखा है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, और पहला इसमें दे रखा है चंदन बाला रास आसगू, ये तो एकदम से सुमेलित है। साथ साथ याद ये रखना है कि आसगू की एक और रचना है, उसका नाम क्या है, जीव दया रास। तो जीव दया रास है। रास रचनाओं में एक विशेष प्रकार के छंद का प्रयोग होता था, वह छंद मात्रिक छंद था और उसमें मात्राओं की संख्या 29 होती थी। तो ये रास क्या है, रासक एक छंद है, और इस रासक छंद में जो रास रचनाओं में प्रयुक्त हुआ है उस वह 29 मात्राओं का क्या था, एक छंद था। एक प्रश्न ये ध्यान रखेंगे। और रास साहित्य की पहली रचना रिपुदारण रास है जो संस्कृत में लिखी गई थी, और ऐसे उसे सामान्यतः 905 ईस्वी के लगभग वह रचना मानी जाती है। रिपुदारण रास जो संस्कृत में है और रास परंपरा की पहली रचना उसे माना जाता है। तो जीव दया रास है वह आसगू की रचना है। चंदन बाला रास भी क्या है, आसगू की रचना है। हमें करना क्या है, सुमेलित नहीं है यह बताना है, पहला सुमेलित है। दूसरा देखिए एक यहां लिखा है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये अभी परीक्षा में पहले पूछ लिया गया है कि ये 12वीं शताब्दी की रचना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये लिखते हैं कि बनारस और बनारस के आसपास का जो परिवेश है
वह इसमें उभर कर पूरा का पूरा क्या है, सामने आता है। और वहां के शासक है गोविंद चंद्र, उनके पुत्रों को शिक्षा देने के लिए दामोदर पंडित ने एक रचना है वह लिखी, जो वह उसका नाम क्या है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण है। तो दामोदर पंडित की रचना है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण इसका नाम है। और बनारस के आसपास का परिवेश है, व्याकरण से संबंधित रचना है, क्योंकि एक ये वर्ण रत्नाकर शब्दकोश है और उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, वह व्याकरण ग्रंथ है। ये पूछा गया है, ये प्रश्न भी आया है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण क्या है, एक व्याकरण ग्रंथ है, 12वीं शताब्दी का है, दामोदर पंडित का है, गोविंद चंद्र है, उनके पुत्रों को शिक्षा देने के लिए रचना लिखी गई आदि। जो भी प्रश्न बनते हैं उससे आप थोड़ा ध्यान करेंगे, और लौकिक साहित्य से संबंधित ये है। यदि आप देखें वर्ण रत्नाकर है, वर्ण रत्नाकर आपको विदित है कि 13वीं-14वीं शताब्दी की रचना है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर की है। यहां अवहट शब्द का प्रयोग हुआ है अवहट भाषा के अर्थ में, और यह रचना जिसमें मैथिली के शब्द मिलते हैं, और साथ साथ ये एक मैथिली का शब्दकोश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको तो कहा जाता है शब्दकोश, और ये है व्याकरण ग्रंथ। दोनों लौकिक साहित्य में आते हैं। यहां पर अवहट शब्द का प्रयोग मिलता है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है, यहां पर सिद्धों का वर्णन मिलता है कि सिद्ध कौन कौन से हैं, किसमें, वर्ण रत्नाकर में, तो सिद्धों का वर्णन मिलता है। कल्लोल में क्या है, वर्ण रत्नाकर लिखी गई है, 8 कल्लोल में विभाजित है, आदि आदि। जो प्रश्न बनते हैं वह बिना देखे आपको प्रश्न आने चाहिए। यदि हम यहां से इसको पूरा आप देख पाए, तो यहां यह था कि स्थूलीभद्र रास जिन धर्म सूरी लिखा हुआ था, और ये जो जिन सॉरी यहां पर लिखा हुआ था विजय सेन सूरी, इस उत्तर में यहां लिखा था विजय सेन सूरी। और आपको पता है कि स्थूलीभद्र रास है वो जिन धर्म सूरी का है, और विजय सेन सूरी की जो रचना है वह है रेवतगिरी रास। और रेवतगिरी रास के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जैन तीर्थ स्थल जो बंगाल में है और उसका नाम है रेवतगिरी, वहां की एक यात्रा है। रेवतगिरी तीर्थ स्थल बड़े पहाड़ी पर ऊपर है, और वहां की यात्रा में विभिन्न यात्री करते हैं, उसका वर्णन है। और वो जो रेवतगिरी तीर्थ है विजय सेन सूरी की रचना है, और साथ साथ ये एक ऐसी रचना है जिसमें वहां की प्राकृतिक दृश्य, क्योंकि वह जब वहां से आगे बढ़ते हैं और वहां तक जाते हैं तो साथ साथ में उसकी प्रकृति का वर्णन भी, मनोरम वर्णन है, वह जो रेवतगिरी रास में हुआ है, और वह विजय सेन सूरी की रचना है। परंतु यहां पर स्थूलीभद्र रास है, इसमें दे दिया ऑप्शन विजय सेन सूरी, और वह रचना विजय सेन सूरी की थी नहीं। तो यदि यह है कि सुमिलित नहीं है तो वह तो क्या है, दो नहीं है, स्थूलीभद्र रास है जिन धर्म सूरी की रचना है, जबकि ऑप्शन में क्या था, विजय सेन सूरी था। जो पेपर है हम कर रहे हैं 2020 का कॉलेज व्याख्याता का, उसमें से 3 प्रश्न है वह आदिकाल से इतर है, इसमें आज हम हल करेंगे, वो निश्चित रूप से आ गए हैं। कल वाले में हम प्रयास करेंगे पूरे 21 के 21 प्रश्न विभिन्न परीक्षा में पूछे गए हों और वह आदिकाल से संबंधित हो। इससे यह स्पष्ट होता है कि एक प्रश्न ऐसा बन सकता है जिसमें रचनाएं दे रखी हो, रचनाओं के लेखक दे रखे हों, और हमें उसमें से छांटना हो कि विभिन्न रचना किसकी है, और वह रचनाएं बड़ी महत्वपूर्ण इतनी नहीं हो कि हमें, जैसे कि बीसलदेव रासों का लेखक कौन है, या पृथ्वीराज रासों का लेखक कौन है, या पदावली किसकी है, या कीर्ति लता किसकी है, कीर्ति पताका किसकी है, ऐसा प्रश्न नहीं, थोड़ी रास रचनाओं में से दे दिया। और यहां दोनों रास में, ये स्थूलीभद्र रास में कुछ ऐसा हो सकता है, पर कॉलेज व्याख्याता का पेपर है, प्रश्न से लगता नहीं है कि इतना हार्ड है, आप आराम से कर लेंगे। रासक छंद 29 मात्राओं का छंद है, आसबू की रचना जीवदया रास भी है, और चंदन वाला रास भी है। इन रचनाओं के बारे में विस्तृत रूप से हम बाद में कभी अध्ययन करेंगे। आज के लिए इस प्रश्न में इतना ही। अगला प्रश्न हम देखें तो आप अगले प्रश्न को देखेंगे। यहां पूछा है, आचार्य शुक्ल जी की दृष्टि में कौन सा कथन सही नहीं है। आपको बार बार कहा जाता है कि आचार्य शुक्ल जी की पुस्तक है, यदि स्कूल व्याख्याता बनना है, सेकंड ग्रेड बनना है, तो
तो आचार्य शुक्ल जी की पुस्तक आपके पास में होनी चाहिए, और होनी चाहिए के साथ साथ उस पुस्तक को पढ़ना भी है। निश्चित रूप से आप ये काम करेंगे, आपके पास देखिए कि शुक्ल जी की पुस्तक होगी, जैसे ये आ गया कि आचार्य शुक्ल जी की दृष्टि में कौन सा कथन सही नहीं है। अब ये आप पुस्तक पढ़ी हुई है तो ही कर पाएंगे, और निश्चित रूप से आपकी पुस्तक जब पढ़ी रहेगी तब आप कर पाएंगे। परंतु गलती से ये प्रश्न है वह हमारे जो आ गया है, वह आ गया है हम ये कह सकते हैं जायसी से। जायसी आपका पढ़ा हुआ तो है ही, और हमें वहां से देखना है। पद्मावत के बारे में विशेष रूप से आपको विदित है कि जायसी सूफी काव्यधारा का लगभग जायसी से एक प्रश्न बनता है। प्रश्न हम कुछ देखेंगे, साथ साथ और भी देखेंगे और इसको भी देखेंगे। देखिए जायसी की जो रचनाएं हैं और उसमें विशेष रूप से पद्मावत, हम यदि पद्मावत की आलंकारिकता की, भाषा की बात करें कि कौन सा अलंकार है सबसे अधिक प्रयुक्त हुआ और पूरी रचना कैसी है, दो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न तो यह बनता है कि पद्मावत है उसमें कौन से अलंकार का अधिक प्रयोग हुआ, तब तो सीधा साधा उत्तर है कि उत्प्रेक्षा अलंकार का सबसे अधिक प्रयोग हुआ है। और आप जानते हैं कि वहां पर हेतु उत्प्रेक्षा है, उसका एक उदाहरण है जो बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है, और वह हेतु उत्प्रेक्षा का उदाहरण है वह यह है कि जहां कारण न होते हुए भी कारण बता दिया जाए। प्रश्न बार बार आया है, पीयूषु कहेउ संदेश डा, हे भोरा हे काग, सो धनी विरह जरी मुई, तेहिक धुआं हम लाग। कि प्रियतम से मेरा ये संदेशा कह देना, हे भ्रमर और हे काग, तुम प्रियतम से जाके मेरा ये संदेशा कह देना कि तुम्हारी धनी यानी तुम्हारी पत्नी जलकर मर गई है और उसका धुआं है वह हमारे लगा है, इसके कारण से हम काले हो गए हैं। जबकि यह कारण है नहीं, जो कारण नहीं है वह कारण बता दिया जाए तो वहां पर हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, और उत्प्रेक्षा अलंकार का सबसे अधिक प्रयोग किसमें, पद्मावत में हुआ है। पर प्रश्न ऐसे न है आकर प्रश्न यह पूछ लिया जाए कि जो पद्मावत रचना है, पूरी रचना, और उसमें प्रधानता है यानी समासोक्ति की प्रधानता है या अन्योक्ति की है, अलंकारिकता से पूरी रचना की बात की जाए तो अगर उसमें उस प्रकार से रचना किससे प्रधान है, रचना पूरी कथा देखें तो कथा की प्रधानता क्या है। कथा उसमें ऐसे माना जाता है कि जिस प्रकार से जो है कामायनी है, कामायनी एक रूपकात्मक काव्य है, उसी प्रकार से पद्मावत भी रूपकात्मक काव्य है। और वहां पर आचार्य शुक्ल जी ये कहते हैं कि ये समासोक्ति प्रधान काव्य है। समासोक्ति वहां होती है जहां प्रस्तुत है वह रहता है, पर साथ साथ में क्या रहता है, अप्रस्तुत भी रहता है। अर्थात जो बात कही जाए वह भी हो और जो कही नहीं गई हो वह भी हो, प्रस्तुत भी हो और साथ साथ क्या हो, अप्रस्तुत भी हो। परंतु महत्वपूर्ण है वहां पर प्रस्तुत रहता है। जैसे कई कई जगह संदेश आता है कि नव कोठी पर 10वां द्वारा, ताह पर बाजत राज घरियारा, और वहां से क्या योग की भाषा का हमें पता चलता है कि वहां पर उस प्रकार से है। तो एक कथा जीवात्मा और परमात्मा की कथा साथ चलती है, एक तरफ रत्नसेन और पद्मावती की कथा चलती है। यदि जीवात्मा और परमात्मा की कथा है वह है उसमें अप्रस्तुत रूप से, पर महत्वपूर्ण कथा है वह प्रस्तुत है, महत्वपूर्ण है। रत्नसेन और पद्मावत की कथा महत्वपूर्ण है। यदि यह माना जाए तो यह क्या है, समासोक्ति काव्य है। परंतु डॉक्टर ग्रियर्सन ये कहते हैं कि नहीं, ये अन्योक्ति काव्य है। दोनों याद रखेंगे, डॉक्टर ग्रियर्सन क्या कहते हैं, अन्योक्ति काव्य। और यदि हम दूसरी दृष्टि से देखें तो इसे जो समासोक्ति काव्य है वह कौन कहते हैं, तो निश्चित रूप से इसे जो है समासोक्ति काव्य है हम यदि कहें तो वह आचार्य शुक्ल जी कहते हैं। समासोक्ति वह होता है जहां प्रस्तुत अप्रस्तुत होता है पर प्रस्तुत महत्वपूर्ण होता है। अन्योक्ति वह होता है जहां प्रस्तुत अप्रस्तुत होता है पर अप्रस्तुत महत्वपूर्ण होता है। आपको विदित है, आपको जैसे नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास की ही काल, अली कली ही सो बिंद हो, तो आगे कौन हवाल, माना कि ऐसी पंक्ति है। या आपको स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, जब कहने का अर्थ है कि मिर्जा राजा जयसिंह है,
जब दक्षिण में शिवाजी के विरुद्ध अभियान में जाते हैं, तब उस समय बिहारी एक दोहा कहता है जो अन्योक्ति का अप्रतिम उदाहरण है, कि वो ये कहता है कि स्वार्थ सुकृत नहीं है, श्रम वृथा, तेरी मेहनत बेकार है। मिर्जा राजा जयसिंह को कह रहा है। देख विहंग विचारी, कि हे बख्शी तू देख और विचार कर, बाज पराए पानी पर, कि हे बाज ये पानी तो क्या है, पराया है, तू पंछीनु ना मारी, तू पक्षियों को मत मार। यदि यहां देखा जाए तो यह महत्वपूर्ण अप्रस्तुत है, या न कोई पक्षी है, वो है कहा है, पर वो पक्षी को नहीं कह रहा है, वो कह किसको रहा है, मिर्जा राजा जयसिंह को कह रहा है कि तुम्हारी क्षमताएं खुद क्या कर, अपनी क्षमताएं डेवलप कर, विकसित कर, और फिर कर, ये पानी तो पराया पानी है। यदि यह कहा गया है तो ये प्रस्तुत और अप्रस्तुत तो अन्योक्ति होता है। तो अब देखिए, याद रखेंगे, पद्मावत में उत्प्रेक्षा अलंकार का अधिक प्रयोग हुआ है, पर पूरी पद्मावत की जो कथा है, पूरी पद्मावत की कथा को समासोक्ति काव्य है। पद्मावत को समासोक्ति काव्य किसने कहा है, तो आचार्य शुक्ल जी ने। और पद्मावत को अन्योक्ति काव्य किसने कहा है, तो डॉक्टर ग्रियर्सन ने। पद्मावत को त्रासदी का काव्य किसने कहा है, तो विजय देवनारायण शाही ने, कि ये तो एक ट्रेजेडी है। और ट्रेजेडी इस अर्थ में है कि वहां रत्नसेन खत्म हो जाता है, वहां पर पद्मावत है वो जोहर कर लेती है। और वहां पर जब आता है अलाउद्दीन खिलजी, तो उसकी बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं जो कई बार आई हुई है, कि लीनी उठाए छार एक मुठी, दीनी उड़ाए पृथ्वी झूठी। कि लास्ट में, अंत में उसे एक राख मुट्ठी मिली। और जो ये कथा है वहां उस दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और हम ये कह सकते कि पद्मावत की कथा है, उस रूप में है। तो उन्होंने एक अखरावट लिखी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर, और उसका जो है सूफिज्म का सिद्धांत दिए, और सूफिज्म के सिद्धांतों को एक एक वर्णमाला के अक्षर को लेकर उन्होंने जहां दिया, उस रचना का नाम क्या है, अखरावट है। तो ये कहा है कि अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी चौपाइयां कही गई है। एकदम से ठीक है, सिद्धांत, सूफिज्म का सिद्धांत, उसकी चौपाइयां, वर्णमाला का एक एक अक्षर, और किसमें है, अखरावट में है। एकदम से ठीक हो गया ये तो। फिर देखिए अगला, आखिरी कलाम। नाम ही क्या है, आखिरी कलाम, बाबर के समय का वर्णन है, अर्थात पहले की रचना है। आखिरी कलाम में बाबर के समय का वर्णन है, जिसमें कयामत का वर्णन है। सूफिज्म में जो अंतिम स्थिति कयामत की आती है, तो वह क्या है, आखिरी कलाम में किसका, कयामत का वर्णन है। पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त कर लेती है। ये जो प्रेम गाथा की परंपरा है वह पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त कर लेती है, ये तो है ही। प्रश्न में ये देखिए, पद्मावत पूर्णतया ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है, नहीं। पद्मावत है, उसका पूर्वार्ध है वो काल्पनिक है, उत्तरार्ध ऐतिहासिक है, पर उत्तरार्ध में ऐतिहासिकता के साथ साथ उत्तरार्ध में भी काल्पनिकता है। और शुक्ल जी कहते हैं कि इतिहास और कल्पना का मिश्रण है। पद्मावत तो क्या है, इतिहास व कल्पना का मिश्रण है। ये कौन कहते हैं, यह आचार्य शुक्ल जी ये कह रहे हैं कि ये पद्मावत है, ये तो क्या है, इतिहास व कल्पना का क्या है, मिश्रण है। तो किसका, हम ये कह सकते हैं इतिहास का मिश्रण, और इतिहास के साथ साथ किसका मिश्रण है, कल्पना का मिश्रण है, दोनों का है। जबकि यह है कि यह रचना पूर्णतः ऐतिहासिक है नहीं। जैसे देवपाल का वर्णन आता है और देवपाल और रत्नसेन में युद्ध होता है, जबकि ऐसा है नहीं। तो बताया जाता है कुंभलनेर का शासक है वो कौन है, देवपाल है। अंत में दोनों युद्ध में मारे जाते हैं। ऐसा जो वर्णन है वहां से ऐसा लगता है कि ये वर्णन है वो काल्पनिकता भी है और इतिहास भी है, दोनों का मिला जुला रूप है वो पद्मावत है। कथन 4 असत्य हो गया है कि पद्मावत पूर्णतया ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है, ये असंगत है। यदि संगत की बात करें तो पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त होती है, एकदम से ठीक है। यदि हम आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है, बाबर के समय की रचना है, एकदम से ठीक है। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी चौपाइयां कही गई है, यह भी ठीक है। वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर अखरावट लिखी गई। पद्मावत है
वह 57 खंडों की एक रचना है, जिसमें 57 खंडों में विभाजित है। जायसी को कवि किसने कहा? विजय देवनारायण शाही ने। जायसी के पद्मावत को त्रासदी ट्रेजिक काव्य किसने कहा? विजय देवनारायण शाही ने। इसे अन्योक्ति काव्य किसने कहा? डॉक्टर ग्रियर्सन ने। इसे समासोक्ति काव्य किसने कहा? आचार्य शुक्ल जी ने। किसने कहा कि इसका पूर्वार्ध है वो काल्पनिक है, उत्तरार्ध ऐतिहासिक है? आचार्य शुक्ल जी का कथन है। आचार्य शुक्ल जी का कथन यह भी है कि इतिहास और कल्पना का मिश्रण है, उस मिश्रण का नाम क्या है? पद्मावत है। तो यह प्रश्न एक तरह से थोड़ा सा सूफिज्म में से आ गया था, पर ऐसे एक प्रश्न यह है, ऐसे 3 प्रश्न है। यह प्रश्न तो बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि हमें हिंदी की व्याख्याता की तैयारी हम कर रहे हैं और व्याख्याता की तैयारी करते समय हमें यह 2-3 बातें विदित होनी चाहिए। एक तो नागरी प्रचारिणी सभा काशी के बारे में, क्योंकि हिंदी की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण संस्था है। और दूसरा नागरी प्रचारिणी पत्रिका के बारे में, उसके बारे में जानकारी हो। एक सरस्वती पत्रिका के बारे में, आधुनिक काल की हम बात करें कि क्या क्या है। और एक हिंदी साहित्य सम्मेलन के बारे में, और एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन जो हुए हैं उनके बारे में, एक साहित्य अकादमी पुरस्कारों के बारे में, एक हिंदी के कवियों को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस किस को मिले, हिंदी के कवियों को सरस्वती सम्मान किस किस को मिले, हिंदी के कवियों को बिहारी पुरस्कार कहां कहां मिले, आदि ये प्रश्न है करंट में और उस रूप में आते रहते हैं हिंदी में। इन सब प्रश्नों को आप थोड़ा ठीक ढंग से करने का प्रयास करेंगे। यह जो प्रश्न है ये नागरी प्रचारिणी पत्रिका का प्रश्न है। आपको विदित है कि हिंदी की पहली शोध पत्रिका है वह नागरी प्रचारिणी पत्रिका है, और यह 1896 में आई थी ये पत्रिका, और एक त्रैमासिक पत्रिका थी। यहां पर एक जगह दे रखा है कि यह मासिक पत्रिका थी, 1920 में मासिक हो गई, ऐसा है नहीं। तो इसके कारण से यहां पर असंगत तो सीधा सा आपको देखते ही पता चल जाएगा, पर प्रश्न को हमें देख लेना चाहिए। नागरी प्रचारिणी पत्रिका से संबंधित कौन सा विवरण है वह सही नहीं है। 1896 में इसका प्रकाशन त्रैमासिक रूप में आरंभ हुआ था। किस रूप में आरंभ हुआ है? त्रैमासिक रूप में इसका क्या है? आरंभ हुआ। तो ध्यान रखेंगे, प्रारंभ में इसके संपादक मंडल में श्याम सुंदर दास, सुधाकर द्विवेदी, कालिदास व राधा कृष्ण दास क्या है? सम्मिलित थे। यह भी एकदम से ठीक है कि 4 नाम याद रखेंगे, श्याम सुंदर दास, सुधाकर द्विवेदी, कालिदास और राधा कृष्ण दास। कालिदास, राधा कृष्ण दास, सुधाकर द्विवेदी, श्याम सुंदर दास। 1896 में इसका प्रकाशन क्या है? त्रैमासिक पत्रिका के रूप में हुआ था। तो उस दृष्टि से देखें तो हम देख सकते हैं ये भी ठीक है। अब है कि यह मुख्यतः क्या थी? एक शोध पत्रिका थी। यह क्या है? मैंने आपको वैसे ही बता दिया है कि यह कैसी पत्रिका है? शोध पत्रिका है। 1920 में यह मासिक रूप से प्रकाशित होने लगी, ऐसा नहीं है। तो असंगत कथन कौन सा हो गया है कि यह किस रूप में प्रकाशित होने लगी? मासिक रूप में। यह असंगत हो गया। आपको पता है कि नागरी प्रचारिणी सभा काशी है, उसके द्वारा नागरी प्रचारिणी पत्रिका है, उसका संपादन 1896 में किया गया। और जब चिंतामणि घोष है, और भी आपको कोई लगे कि इसमें पढ़ते समय अपने को ये करना चाहिए, तो आप है वह भी क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। हम सभी प्रश्नों को लेंगे। आवाज वो आप तक पहुंच ही पा रही है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या एक बार कमेंट देखने का प्रयास किया कि आप तक जो भी है अपना जुड़ाव एकदम से ठीक रहे, और आप कुछ प्रश्नों का उत्तर भी बताते रहें, और हम सहजता से इन सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें, समय कितना भी लगे। हमें तो क्या है कि ये प्रश्न देखने हैं कि कैसे आ सकते हैं। तो ये एक प्रश्न था। प्रश्न में 2-3 बातें आपको विदित हो गई कि एक कालीचरण नाम से है, एक सुधाकर द्विवेदी है, एक राधा कृष्ण दास है, और एक श्याम सुंदर दास है। ये चारों हैं। 1896 में इन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया। उस पत्रिका का संपादन नाम था नागरी प्रचारिणी पत्रिका।
और ये नागरी प्रचारिणी पत्रिका है वो त्रैमासिक पत्रिका थी। और यह जो त्रैमासिक पत्रिका है ये क्या थी, एक साथ साथ में शोध पत्रिका थी। कैसी पत्रिका थी? शोध पत्रिका। अब आज जो है थोड़ा सा आपको व्यवधान होगा, पर एक प्रश्न आपसे जो है यहां से पूछा जाएगा। प्रश्न ये है कि एक अर्धवार्षिक पत्रिका हिंदी की निकली थी, बड़ी महत्वपूर्ण पत्रिका थी। जैसे ये त्रैमासिक है, वैसे ही मासिक है, वैसे ही पाक्षिक है। आपको बताना है, वैसे ही साप्ताहिक है। जैसे आपने कहीं पढ़ा साप्ताहिक दिनमान का प्रकाशन रघुवीर शाही ने किया था, आपको उसी प्रकार से आपको यह बताना है एक अर्धवार्षिक पत्रिका जो हिंदी की बड़ी महत्वपूर्ण रही है, वह आप कमेंट करके बताएंगे और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आप बता पाएंगे। तब तक हम बढ़ते हैं आगे और प्रश्न लेते हैं 4 नंबर का प्रश्न। और ये 4 नंबर का प्रश्न है, बड़ा महत्वपूर्ण है। यह आदिकाल का प्रश्न है और आदिकाल का प्रश्न है तो इस प्रश्न को आप निश्चित रूप से कर पाएंगे। यहां से देखिए आगे भी है शायद ये प्रश्न एक इस रूप में, अलग रूप में है कि प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि मिश्र बंधुओं की एक रचना है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद है, उसका सबसे बड़ा महत्व है वह इस दृष्टि से है कि वहां पर 4951, अब देखिए 4000 के लगभग हम कह सकते हैं 4951 नहीं 591 के लगभग आप माने, तो उसमें एक प्रश्न आगे दे रखा है कि इतने कवियों का वर्णन है वह वहां पर जो है हुआ है उस मिश्र बंधु विनोद में। तो वहां से एक प्रश्न है मुख्यतया जो है सामान्य हम देखें तो कहीं भी वो पूछा जाता है, और पूछा जाता है तो वो आप तो आराम से कर पाएंगे, ऐसा है नहीं कि ये नहीं हो। 4591 है तो 4591 कवियों का जो वर्णन है उस दृष्टि से। इसमें यदि हम देखें तो एक प्रश्न स्कूल व्याख्याता में भी आया हुआ है और पहले भी आप देखें कि ये 4 भागों की रचना है। 4 भागों में है तो उसके 3 भाग है 1913 में आए थे, आप सबको विदित है, और चौथा भाग है 1934 में आया था। एक प्रश्न ये भी बनता है, इसमें कई बार तो ये पूछा गया कि इसका चौथा भाग कब आया, और कई बार ये पूछा गया कि ये कितने भागों में है, तो यहां तक विदित है। फिर प्रश्न बनता है कि जो मिश्र बंधु है वो कौन कौन है, ये भी आया हुआ है। ये प्रश्न पुनः आ सकता है, तो आप ये विदित रहे आपको कि मिश्र बंधु है वह है कौन कौन, उनके नाम पता होने चाहिए कि श्याम बिहारी मिश्र है, सुखदेव बिहारी मिश्र है या गणेश बिहारी मिश्र है। नाम कैसे भी याद रखो, ये श्याम सुखदेव और गणेश नाम याद होने चाहिए। श्याम, सुखदेव और क्या है गणेश। अब इनके आगे क्या है बिहारी मिश्र लगा देंगे। एक कृष्ण बिहारी मिश्र है जो इनमें नहीं है। बार बार ये पूछा जाता है प्रश्न कि मिश्र बंधुओं में निम्न में से कौन सा नहीं है। एक आप ध्यान रखेंगे, कल आपके टेस्ट होगा, टेस्ट में आपको जो नीचे नंबर दे रखे हैं उसमें जहां जोड़ रखा है वहां टेस्ट होगा। आदिकाल का टेस्ट होगा, आदिकाल के 21 प्रश्न होंगे और वह लगभग सुबह आपका टेस्ट हो जाएगा, या हो सकता है 5 बजे शाम को हो, पर फिर हम 7:15 बजे उसका सॉल्यूशन करेंगे। उससे पहले आप वह टेस्ट दे सकते हैं। वह उस टेस्ट में वही प्रश्न होंगे जो पहले परीक्षा में पूछे गए हैं और आदिकाल के प्रश्न जो पूछे गए हैं उनमें से होगा। श्याम, सुखदेव और गणेश बिहारी मिश्र, और यहां पूछा गया कि निम्न में से कौन सा नहीं है, वह कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं थे, ये 3 थे। तो ऐसा एक प्रश्न भी आया है। तो एक ये प्रकृति हो गई, एक ये हो गया कि 4 भाग हो गए, एक यहां पर पूरी कवि और ये। अब देखिए कि कितनी महत्वपूर्ण रचना कोई हो सकती है हिंदी साहित्य के इतिहास में कि जिसमें 4591 कवियों का वर्णन देना अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है। और वह कहते हैं इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन, यानी इतिहास है हिंदी साहित्य का इतिहास इस रूप में लिखा गया इसमें कि उनका क्या है जीवन चरित्र और रचनाओं के बारे में जानकारी दे दी कि अमुक कवि है उसने ये रचनाएं लिखी है, और उनकी पूरा जीवन परिचय मिल गया कवियों का। और यही कारण है कि रीति काल के वर्णन में आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि रीति काल से संबंधित जो कवियों का वर्णन है वो 103 कवियों का वर्णन आचार्य शुक्ल जी करते हैं रीति काल में। और जब कहते हैं कि रीति काल से संबंधित कवियों का वर्णन है मैंने मिश्र बंधु विनोद से लिया है, ये शुक्ल जी कहते हैं, अर्थात वो एक इतिवृत्तात्मक रचना है। अब ये प्रश्न पढ़ेंगे, इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम
मिश्र बंधु के विनोद में पाया जाता है, यह उक्ति किसकी है? ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा का महत्वपूर्ण कथन है। अच्छे से याद रखेंगे कि इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिश्र बंधु विनोद में पाया जाता है। ये उक्ति किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र। तो इसमें ठीक क्या है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जिनकी महत्वपूर्ण रचना है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो 600 हम कह सकते हैं 693 से 1693 ईस्वी तक की है। 3 भाग उसके प्रकाशित हुए। उसमें रीतिकाल कल तक की रचना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने रीतिकाल को कला काल आपको विदित है कहा है, और आधुनिक काल की उनकी योजना थी, पर वह आगे जाकर सफल नहीं हो सके। वह एक बार पढ़ाने के लिए यूरोप चले गए और फिर वह आए और पुनः बीमार हो गए। और ये ऐसी रचना है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। आपको बताया था एक रचना है, आपने वो बताया होगा कि जो मैंने बताया कि अर्धवार्षिक पत्रिका कौन सी है, वो तो आपने बताया नहीं, पर साथ साथ इस बार एक प्रश्न है वो बताएंगे। 2010 में स्कूल व्याख्याता में ये प्रश्न आया हुआ है, और प्रश्न है हिंदी साहित्य रचना किसकी है? जल्दी से बताओ दे कि हिंदी साहित्य रचना है वह है किसकी? रचना का नाम क्या है? हिंदी साहित्य। आप आराम से बता पाएंगे। 2010 में स्कूल व्याख्याता में प्रश्न आया हुआ है क्या हिंदी साहित्य रचना किसकी है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है वह। बात की हमने कि उन्होंने रीतिकाल को क्या कहा, कला काल कहा, और रीतिकाल तक का उनके इतिहास में क्या है वर्णन है। और मैंने जैसे ही आपको जयशंकर प्रसाद जी का पत्र इंदु है, पर नई नाम से कोई ऐसा है पत्र है, उसके आगे नई लगता है, अब वो कौन सा है वो आप बताएंगे। आप तो ये बताइए, हम जहां तक बात करें कि मैंने अभी क्या पूछा है आपसे, हिंदी साहित्य नाम से रचना किसकी है, जल्दी से कमेंट करके। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी की है, 2010 में आया है, एकदम से ठीक है। किसकी है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी की रचना है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी डिलीट करने के लिए फ्रांस चले गए थे, तब काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, वहां पर बीए के विद्यार्थियों को डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने अध्ययन करवाया था, और जो बीए के विद्यार्थियों को उन्होंने पढ़ाया वही उनका हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है। तो ये जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है, ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने बीए के विद्यार्थियों को जो पढ़ाया वह क्या बना? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो 3 भागों में है। और हिंदी साहित्य रचना है वह किसकी है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी की। श्याम सुखदेव और गणेश बिहारी मिश्र बंधु है। 4591 कवियों का वर्णन है, और 1913 में 3 भाग प्रकाशित हुए, 1934 में 4था भाग आया। और इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधु के विनोद में पाया जाता है। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का कथन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा विवरण सही नहीं है? यहां कुछ विवरण दे रखे हैं, थोड़ा हम क्या है अब क्लास को थोड़ा आगे थोड़ा सा फास्ट करेंगे, आप थोड़ा सा देखने का ठीक ढंग से प्रयास करेंगे। गारसा दत्तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों का काल क्रमानुसार प्रस्तुत किया है। अब ये आप देखेंगे कि क्या काल क्रमानुसार प्रस्तुत किया कि नहीं किया। काल क्रमानुसार प्रस्तुत किया। अच्छे से प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न में यहां नहीं को है नहीं पढ़ना है को नहीं पढ़ना है, ये ध्यान रखना है। आते हुए प्रश्न गलत हो जाते हैं कई बार, और आते हुए होते हैं तो अब अपने को गलत करना नहीं है। शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का क्या है? जीवन चरित्र व उनकी कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया। जॉर्ज ग्रियर्सन है के इतिहास ग्रंथ हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से प्रकाशित हुआ। यह प्रश्न कई बार आया हुआ। एक आपको पता है हिंदुई साहित्य का इतिहास है, एक रचना है। हिंदुई साहित्य का इतिहास है, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की रचना है, और यह रचना 1952 की रचना है। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की 1952 की है, और नाम क्या है? हिंदुई साहित्य का इतिहास। और यह गारसा दत्तासी है, उनकी रचना इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद है, वो हिंदुई साहित्य का इतिहास है, वह लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1952 में किया। उसके अनुवाद के 5 वर्ष बाद में 1957 में किशोरी लाल गोस्वामी अलग है,
एक और नाम है किशोरीलाल गुप्त। किशोरीलाल गुप्त ने 1952 के 5 वर्ष बाद यानी 1957 में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी का अनुवाद किया और उन्होंने उसका अनुवाद किया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। नाम क्या है? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से प्रकाशित हुआ। जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ किस नाम से प्रकाशित हुआ? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। बात एकदम से ठीक हो गई है, ये तो कथन ठीक है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकृत किया। ठीक है, काल क्रमानुसार वर्गीकृत किया, उन्होंने पहली बार काल भी दिए, काल क्रम को वर्गीकृत किया, ये तो ठीक है। तो पहला हो गया कि गारसा द तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में काल क्रमानुसार वर्णन किया और ये ए हो गया है। और ए क्या है? वह क्या हो गया? गारसा द तासी ने इतिहास ग्रंथ में कवियों का काल क्रमानुसार प्रस्तुत नहीं किया, वर्णनात्मक से ली। वर्णात्मक, वर्ण पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कैसा है, उसके आधार पर उन्होंने वर्णन किया है, तो ठीक है, वो हो जाएगा। आगे देखें, मिस्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? ये अभी अपन ने बात कर ली है, तो ये तो अपन प्रश्न ज्यादा देखेंगे नहीं। क्या है? इसमें अनेक कवि जो अज्ञात थे प्रकाश में लाए गए, क्योंकि 4591 कवि है और उनके साहित्यिक महत्व को मूल्य आंका गया, एकदम से ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि हमने अभी बात की थी कि 1913 में 3 प्रकाशित हुए, एक चौथा 1934 में हुआ, इन्होंने उन्हें संवत में दे दिया। अब यहां संवत में कई हो जाएगी, इसका प्रथम 3 भाग है, प्रथम 3 भाग है वह 1970 में प्रकाशित हुए। अब 1970 माइनस 57 करेंगे तो वही आ जाएगा, और यह है कि और चतुर्थ भाग है वो 1991 में जो प्रकाशित हुए। इस प्रकार से 57 माइनस करेंगे वो 34 आ जाएगा। इस दृष्टि से देखें तो ये भी एकदम से ठीक है, समत दे रखा है, समत में दे दिया है। चतुर्थ भाग साहित्य में वर्तमान काल के नाम से आधुनिक काल को क्या कहा उन्होंने? वर्तमान काल भाग रखा बीच में, चौथा, और 5वां फिर आधुनिक काल रखा। आधुनिक काल रीतिकाल के बाद बीच में एक काल रखा उन्होंने, जिसे उन्होंने अलंकृत काल कहा, रीतिकाल को। और अलंकृत काल और आधुनिक काल के बीच में एक काल रखा, उसका नाम रखा वर्तमान काल, जो चौथा भाग है। एकदम से ठीक है कि चतुर्थ भाग साहित्य में वर्तमान काल के नाम से है। और इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का वर्णन है। ये क्या हो गया? असंगत 4591 है, तो 3000 तो है नहीं। आपको आए या ना आए, यह तो आए, पर साथ में यह भी आए कि चौथा भाग वर्तमान काल है, उसके कालों के नाम याद रहो। एक जो तीसरा है अलंकृत काल है, अब आपको सबका याद है। इधर से हम देखें तो संवत 1970 और 1991, वही 1913 ईस्वी और 1934 ईस्वी। और यहां पर अनेक अज्ञात कवि थे, वो प्रकाश में लेकर आए, क्योंकि उससे पहले हिंदी में इतने कवियों का उस रूप में वर्णन नहीं था। तो इस दृष्टि से देखें तो ये भी कॉलेज व्याख्याता के प्रश्न हैं, 2020 में आए हुए हैं, सामान्य प्रश्न है। आप आराम से आदिकाल के इन प्रश्नों को कर सकते हैं और ये किसी भी परीक्षा में आ सकते हैं। प्रश्न है वह एक ऐसी रचना का है जिसका लेखक यह कहता है कि पुरुष कहानी हो कहूं कि मैं एक ऐसे पुरुष की कहानी कहता हूं, जस पत्थावे पुन्नु, कि इसकी रचना करने से, उसको पढ़ने से, उनको जानने से पुण्य की प्राप्ति होती है। और उस रचना का नाम है कीर्तिलता। कि कीर्तिलता में लेखक विद्यापति ये कहते हैं कि पुरुष कहानी हो कहूं जस पत्थावे पुण्य। कीर्तिलता के बारे में जब जौनपुर शहर का कीर्तिलता में वर्णन है, और डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं कि यदि जौनपुर का वर्णन किया जाए और गोमती नदी का वर्णन नहीं हो, तो इससे यह लगता है कि विद्यापति ने कभी जौनपुर देखा नहीं था। उन्होंने जौनपुर का वर्णन तो किया, पर गोमती के बिना जौनपुर जौनपुर बनता नहीं है। तो जौनपुर शहर का वर्णन है। तिरहुत के राजा है कीर्ति सिंह, उनका असलान से युद्ध होता है, असलान से कीर्ति सिंह का युद्ध होता है, उसका वर्णन है, वो किसमें है? कीर्तिलता में है। प्रश्न भी किसका है? कीर्तिलता का है। कीर्तिलता है, उसका एक बड़ा महत्वपूर्ण आता है कि हम संवाद करते हैं तो हमारी कहानियों में शुरू से रहा, जैसे कोई द्वितीय श्रेणी की तैयारी कर रहा है अध्यापक की, तो उनकी एक कहानी है उजाले की मुसाहिब, और उजाले के मुसाहिब है जिस कहानी में चकवा चकवी के माध्यम से बात की गई। लेखक किसी के पशु पक्षियों के माध्यम से बातें करवा देता है,
कहना चाहता है वो वहां तक प्रेषित हो जाता है, और ये कथानक रूढ़ी होती है। हिंदी में कहें तो इसे कथानक रूढ़ियां कहते हैं। वहां पर कीर्ति लता में भृंग भृंगी संवाद है। अभी भी मुझे किसी ने एक दिन पूछा कि ये भृंग भृंगी संवाद, शुक शुकी संवाद, कवि कवि पत्नी संवाद लीलावती में है, तो क्या ये क्या होता है? ये कथानक रूढ़ियां है जिससे कथा आगे विकसित होती है, कथा आगे बढ़ती है। और जैसे आपने देखा होगा कि शुक शुकी संवाद पृथ्वीराज रासो में है, उसी प्रकार से कवि कवि पत्नी संवाद लीलावती में है, उसी प्रकार से भृंग भृंगी संवाद है वह कीर्तिलता में है। और जो ये प्रश्न दिखाई दे रहा होगा उसका कीर्तिलता आंसर है। और ये कथन अब आ सकता है, क्योंकि आपके एक तो ये बन गया प्रश्न, एक मैंने बताया, दो चार प्रश्न ये बताए कि पुरुष कहानी हो कहूं जस पत्थावे पुन्नु किसकी पंक्ति है, और जौनपुर शहर वाला गोमती नदी का वर्णन नहीं, जौनपुर शहर का वर्णन, और उसमें भृंग भृंगी संवाद का वर्णन, कीर्ति सिंह का वर्णन, अश्लान और कीर्ति सिंह के युद्ध का वर्णन, ये सब कीर्तिलता से संबंधित है। जैसे बाल चंद विद्यावही भाषा दुहु नहीं लग गई दुज्जन हासा, बाल चंद्रमा और विद्यापति की भाषा है, दुहु नहीं लग गई, दोष नहीं लगता है, दुज्जन हासा, दुर्जन यदि हंसे तो भी उसका दोष नहीं लगता है, बालचंद विद्यावही भाषा, ये आ सकता है कि बालचंद विद्यावही भाषा, विद्यावही भाषा यानी विद्यापति की भाषा, दुहु नहीं लग गई दुज्जन हंसा। आप देखें कि जब आपके आचार्य शुक्ल जी की यदि पुस्तक हो तो आरंभ में आप पढ़ें तो भी एक जगह पहले भूमिका के बाद में जहां खत्म होता है वहां दे रखी है बालचंद विद्यावही भाषा, दुहु नहीं लग गई दुज्जन हंसा। तो वह है, इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवहट कहा था, और इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा का प्रयोग आ गया है। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है ही, भाषा के अध्ययन की दृष्टि से महत्व है ही। और इसमें लेखक ने स्वयं इसकी भाषा को क्या कहा है? अवहट कहा है। अब देखिए, अब प्रश्न आ सकता है, ये प्रश्न अलग है। अब प्रश्न ये पूछा जा सकता है ये कथन किसका है कीर्तिलता के संदर्भ में, और ये कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। पर यह प्रश्न ऐसा नहीं पूछा गया, ये पूछा गया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह कथन किस कृति के संदर्भ में, और यह है कीर्तिलता के संदर्भ में। अब प्रश्न है, हम बात ये कह रहे हैं कि अब प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवहट कहा था, इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा का प्रयोग आ गया है, भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है ही, यह कीर्तिलता के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो हमें क्या करना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। आगे देखेंगे। साधारणतः सन ईस्वी की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। कहां से? साधारणतः सन ईस्वी की 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी का जो ये काल है, इसको हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। हिंदी के प्रारंभिक काल के विषय में यह कथन किसका है? यह तो स्पष्ट है कि 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी का आदिकाल किसने माना? आपको सबको विदित है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना तो उनका कालक्रम याद है ही, और यहां से ये प्रश्न बड़ा सरल सा हो गया है, आप सबको विदित है, और यह आप कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा निर्णित नहीं होता है। रचनाओं की प्रचुरता का बात की थी आचार्य शुक्ल जी ने, पर इस कथन में कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है, प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तुओं के आधार पर हो सकता है। और आपको विदित है कि हमें जो प्रेरणा मिलती है वह हमारी परंपरा से मिलती है। हम जो भी काम करते हैं तो हमारे प्राचीन मूल्य है वह भी हमारे साथ चलते हैं। कहते हैं कि व्यक्ति अकेला नहीं चलता, उसका परिवार उसके साथ चलता है, और पूरा परिवार साथ चलने का अर्थ है कि आप जहां भी जाएंगे तो आपका परिवार, आपके संस्कार, आपके परिवार के मूल्य, परिवार के संस्कार, सभी चीजें आपके साथ रहेगी। और ये साथ रहेगी तो इसका अर्थ है काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की नहीं होता, वह तो क्या है, उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तुओं के आधार पर क्या प्रेरणा दे रही है, यह है। और कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है, और यह आप अच्छे से इसको याद रख लेंगे। वापस आ सकता है
कि काल की प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तुओं के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है आदिकाल के संबंध में? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। इस कथन को ठीक ढंग से याद कर लेंगे एक बार। आगे देखिए, अपभ्रंश के कवियों का विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। कई चीजें जीवन में क्या है, हानिकारक हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता कि वह हमारे लिए इतनी हानिकारक है। हमारी जहां से जड़ें जुड़ी हुई होती है और जड़ें जहां से जुड़ी हुई है और हम उसको विस्मृत कर दें, जहां से जिनसे हम कह सकते हैं, जिन्होंने हमें बनाया है, जो हम बने हैं, अर्थात जो हमने आज तक ज्ञान प्राप्त किया, जो हमारे मूल्य प्राप्त किए, जहां समाज से हमने जो चीजें प्राप्त की, जो हमारा निर्माण हुआ, तो अपभ्रंश के कवियों का विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्यधारा के प्रथम सृष्टा हैं। हिंदी काव्यधारा का आरंभ ही, प्रथम सृष्टा ही यही है। और हिंदी काव्यधारा एक रचना है। यदि यह नहीं आए तो कम से कम ये तो याद रहेगा कि ये हिंदी काव्यधारा है, वह क्या है, एक रचना है। और हिंदी काव्यधारा यहां से ये 1944 में मुख्यतः है, और 1944 में राहुल सांस्कृत्यायन जी की रचना है हिंदी काव्यधारा। महत्वपूर्ण रूप से आपको याद रहेगा कि हिंदी काव्यधारा बड़ी महत्वपूर्ण रचना है, सिद्धों को जानने के लिए है। और अपभ्रंश की बात हो रही है, सरहप्पा को हिंदी का पहला कवि राहुल सांस्कृत्यायन जी ने कहा है। राहुल सांस्कृत्यायन जी की बड़ा यात्रा वृत्तांतों में बड़ा नाम है। घुमक्कड़ शास्त्र, पूरा शास्त्र लिख दिया कि घुमक्कड़ शास्त्र क्या है। उन्होंने तिब्बत मेरी जो है तिब्बत यात्रा और उनकी बड़ी प्रसिद्ध रचनाएं। तो हिंदी काव्यधारा 1944, राहुल सांस्कृत्यायन जी, उस प्रकार ये याद रहेंगे। और यहाँ पर 1 नंबर ठीक हो जाएगा, और ये आप कर लेंगे, कोई इतना नहीं है इसमें, तो थोड़ा सा पढ़ेंगे तो भी उससे हो जाएगा कि यह है। अगला प्रश्न देखते हैं, और आप कल टेस्ट जरूर देंगे, और टेस्ट वही होगा जो पहले आए हुए प्रश्न है उन्हीं में से होगा। पर आप क्या उनको कर पाते हैं, आपको उससे ये प्रकृति पता चल जाएगी कि हाँ ऐसा प्रश्न आता है तो मैं कर पाता हूं। जैसे ये देख रहे हैं, ये वही है कि जैसे ये बड़ा सरल सा प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह जी का है, आपको विदित ही है। कुछ प्रश्न तो ऐसे आने भी चाहिए जिससे कि हम थोड़ा उत्साह बढ़ते रहे। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, बड़ी प्रसिद्ध रचना है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। किसकी रचना है आपको लगभग पता हो गया होगा, आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी जी की रचना है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। और यहां पर देख रखा बाबू श्याम सुंदर दास, तो ये 2 नंबर तो हो गया है असंगत। यहां से तो ये स्पष्ट हो गया है कि 2 नंबर क्या है, असंगत है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी बाबू श्याम सुंदर दास जी की नहीं, आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी जी की रचना है, जिन्होंने हिंदी में प्रभाववादी आलोचना का आरंभ किया था। ये प्रश्न भी कभी आ सकता है कि हिंदी में प्रभाववादी आलोचना का आरंभ आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी जी ने किया, जिस आलोचना के माध्यम से छायावाद स्थापित हुआ। ठीक है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह जी की है ही, आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो भी ऐसे ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वासरणी जी की है, ये ठीक है, उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से लिखी है, क्योंकि आपका असंगत तो यहाँ हो ही गया। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की है, जिसका हमने अभी जिक्र किया ही था, जो मिश्र बंधु विनोद के संदर्भ में उनका इतिवृत्तात्मकता के संबंध में था कि ये पहले हैं और प्रथम बार यहाँ हुआ है, तो वो वहां पर वो कथन था डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का, और ये भी ठीक है। तो 2 नंबर इसमें हो गए हैं, आपने ये तो किया ही है। वैसे ये प्रश्न देखिए, ये प्रश्न बड़ा इस प्रकार का है कि हमें लगता है, पर ये जो जिस पुस्तक में से है वो गोविंद पांडे सरस्वती पांडे में एक तो दे रखा है, एक आप दूसरी कोई पढ़े तो भी वहां पर दे रखा है कि ये पहले 2013 में स्कूल व्याख्याता में भी आ रखा है, 2020 में देखिए कॉलेज व्याख्याता में आ गया है। दोनों के प्रश्नों की प्रकृति में अंतर है। 2013 में स्कूल व्याख्याता में यह पूछा गया कि हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास है कितने भागों में विभाजित है। ठीक है, तो उसका 16 भाग थे और वो प्रश्न आ गया कि 16 खंडों में विभाजित है कौन सी रचना, हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास। प्रश्न अब यह आ सकता है काल क्रम की दृष्टि से कि ये रचनाएं कब कब प्रकाशित हुई है, जो अन्य और ये इसमें, तो हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास कब लिखा गया
तो यदि हम देखें तो हिंदी साहित्य के अतीत के बाद में है, हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन के बाद में। अतीत 1959 की रचना है, जो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी की रचना है। 2 भागों में है हिंदी साहित्य का अतीत। उसके बाद में 60 की एक रचना हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन, नलिन विलोचन शर्मा जी की रचना है। 1961 में जो रचना लिखी गई है उसका नाम है हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास। 16 खंडों में है वृहत इतिहास, और उसका पहला खंड है, उसका नाम है हिंदी साहित्य की पीठिका। यह है हिंदी भाषा का इतिहास, इसका दूसरा खंड है। इसका तीसरा खंड है आदिकाल। इसका चौथा खंड है निर्गुण काव्यधारा। इसका 5वां खंड है सगुण काव्यधारा। इसका 6ठा खंड है रीतिबद्ध। इसका 7वां खंड है रीति मुक्त। इस प्रकार से 16 खंड है। 16वां खंड है हिंदी का लोक साहित्य। तो एक तो 16वां याद होना चाहिए। 16वां कौन सा है? हिंदी का लोक साहित्य। हिंदी का लोक साहित्य है, यह कौन सा है? 16वां खंड है, उसका नाम है। और पहला खंड कौन सा? हिंदी साहित्य की पीठिका। तीसरा खंड कौन सा है? आदिकाल। और हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास कितने खंडों में है? 16 खंडों में। कब रचना लिखी गई? 1961 में। कब की रचना है? 1961 की। तो ये 5-4 प्रश्न है, वह आप ठीक ढंग से कर पाएंगे। ये एक प्रश्न, तीसरा प्रश्न है जो भक्ति काल में से आ गया है, और ये आपको पता ही है कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूं, पर इस्लाम न आया होता तब भी जो भक्ति काल है वह 12 आने वैसा ही होता जैसा कि आज है। तो ये क्या है कि 12 आने का, 16 आने नहीं का, अर्थात 75% तो वही होता यदि इस्लाम का आक्रमण नहीं आता। 25% है सूफीज्म को उन्होंने मान लिया हो। 4 काव्यधाराएं हैं, तो उन्होंने कहा 12 आने वैसा ही। मैं अगर इस्लाम न आया होता तो भी हिंदी साहित्य का भक्ति काल 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। 16 आना नहीं, 12 आना। 16 आने में 100% हो जाता, 12 आने में 75%। ये किसने कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बड़ा प्रसिद्ध कथन है। तो ये थोड़ा सा वहां से हो गया। अब अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने किस रचना के आधार पर विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा है? ये तो आपको विदित ही है कि कौन सी रचना है। यह है पदावली, है ना। पदावली को क्या है? पदावली के आधार पर क्या कहा? मैथिल कोकिल कहा है। अब आप देखें कि जब पदावली है तो पदावली में जहां मैथिल कोकिल कहा गया है उसमें कई प्रश्न बनते हैं। कि कई कहते हैं पदावली तो रहस्यात्मक रचना है, जैसे ग्रियर्सन ने कहा कि ये तो रहस्यवादी रचना है। आत्मा और परमात्मा का रूपक है, जैसे रामवृक्ष बेनीपुरी जी का प्रश्न आ गया था स्कूल व्याख्याता, कॉलेज व्याख्याता में, कि पद्मावत है उसे जो विद्यापति की पदावली है उसे आत्मा और परमात्मा का रूपक इनमें से किसने? 4 ऑप्शन दे दिए। उसमें एक था रामवृक्ष बेनीपुरी, क्योंकि रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने पदावली का संपादन किया है। यह भी प्रश्न हो सकता है कि विद्यापति पदावली का निम्न में से संपादन किसने किया? किसने किया? रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने उसका क्या किया? संपादन किया है। कि यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। जैसे नागेंद्र नाथ है, बाबू ब्रजनंदन साय है और ग्रियर्सन है, जिन जिनका नाम आता है। फिर साथ में आता है कौन इसे भक्तिपरक रचना मानते हैं, कौन इसे श्रृंगारी रचना मानते हैं, कोई इसे नागिन की लहर कह रहा है, कई इसे स्थापत्य में खजुराहो के स्थापत्य की डॉक्टर बच्चन सिंह करते हैं। नागिन की लहर यहाँ पर जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इसके बारे में कहते हैं। आध्यात्म के चश्मे, अभी स्कूल व्याख्याता में आया था, ये तो बार बार आ रहा है कि आजकल अध्यात्म के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं। जैसे जयदेव के गीत गोविंद में लोगों को क्या आध्यात्मिकता के दर्शन होते हैं, वैसे ही विद्यापति की पदावली में। और ऐसे क्या है तो उस प्रकार से तो फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। कि जो श्रृंगारी लोग हैं उन्हें विद्यापति की पदावली में श्रृंगारिकता के दर्शन होते हैं, और जो भक्त है उन्हें भक्ति के दर्शन होते हैं। ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। तो उस दृष्टि से उन्होंने ये बात की थी। आचार्य शुक्ल जी की रचना विद्यापति कौन सी है? पदावली। विस्तृत रूप से हम पदावली पर पढ़ें तो एक जो है लगभग हम कह सकते हैं विद्यापति को पढ़े तो भी 2-3 दिन लगे, पर हम यहाँ क्या है पदावली की उस रूप में बात करेंगे। आगे देखिए, इतिहासकारों द्वारा मान्य हिंदी का प्रथम कवि सुसंगीत है, यानी किसने कहा है?
प्रथम कवि। और तो ये राहुल सांस्कृत्यायन जी की बात की थी, सरहप्पा को कहा है, तो वो एक प्रश्न था, तो उस दृष्टि से था, तो ये तो ठीक है, हो जाएगा। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? श्रावकाचार देवसेन, नेमिनाथ राज सुमति गणी, भरतेश्वर बाहुबली राज शालिभद्र सूरी और रेवत गिरिराज जीन धर्म सूरी। अब ये यहाँ पर रेवत गिरिराज वापस आ गया, और वापस आ गया तो नेमिनाथ राज सुमति गणी का है, आपको विदित है, श्रावकाचार देवसेन का, भरतेश्वर बाहुबली राज शालिभद्र सूरी का है, हिंदी की पहली रचना माना जाता है, और रेवत गिरिराज विजय सेन सूरी की रचना है, यह आपको पता ही है। अब देखिए ये प्रश्न दो बार आ गए, वहां भी रेवत गिरिराज था और यहां भी था। विजय सेन सूरी रेवत गिरिराज जिसको पता है उसके इस पेपर में दो प्रश्न, यहां वाला भी हो गया और वहां वाला भी हो गया। जैसे मिश्र बंधु विनोद के बारे में जानकारी है, दो प्रश्न आ गए तो वह भी ठीक हो गए। ऐसे कुछ प्रश्न तो इस प्रकार से हो जाते हैं। 17 नंबर, सरहप्पा के संबंध में कौन सा सही नहीं है? अब देखिए ये प्रश्न आया हुआ है सरहप्पा के संबंध, जो कहता है हिंदी का पहला कवि एक पंक्तियां लिखता है जिसके कारण से ऐसा लगता है कि यहाँ पर तत्सम शब्दों का आरंभ हो गया था, और वो कहता है कि जह मन पवन न संचरई रवि शशि न है पवेश। जहां मन की वह स्थिति जहां पवन का भी संचार नहीं हो, ऐसी दशा में व्यक्ति पहुंच जाए, रवि शशि न है पवेश, न वहां रवि प्रवेश कर सके सूर्य, न वहां पर चंद्र प्रवेश कर सके, तो क्या हुआ? जह मह पवन संचरई रवि शशि न है पवेश, तह वट चित्त विश्राम करी, कि चित्त है वो इसी स्थिति में विश्राम करता है जहां पर सूर्य चंद्रमा नहीं पहुंच सकता, जहां पर पवन नहीं पहुंच सकती। सरह कहीं उवेश, उवेश यानी उपदेश, ये उपदेश कौन कह रहा है? सरहप्पा ये बात कह रहा है। ऐसे ही कबीर कहते थे, ये कौन कह रहा है? कबीर कह रहा है। यही बात सरहप्पा की भाषा वैसी भी है, तो ये कौन कह रहा है? सरहप्पा कह रहा है कि यदि वहां पर विश्राम करे तो यह है योग, तो यह है साधना, सरहप्पा। तो यहां पर मन है, पवन है, ये शब्द है वो तत्सम शब्द है, और इसके कारण से हिंदी का आरंभ इन शब्दों के आधार पर सरहप्पा को हिंदी का पहला कवि, दोहा कोश रचना। वे सिद्ध साहित्य के प्रारंभकर्ता थे, एकदम से ठीक है। उनकी भाषा सर्वत्र सीधी है, ये असंगत है कि उनकी भाषा सर्वत्र सीधी नहीं है। जब वह साधना के स्तर पर होती है तो गूढ़ भाषा हो जाती है, रहस्यात्मकता ले लेती है। अभी प्रश्न आया था स्कूल की व्याख्याता में, तब ऐसा था कुछ। दोहा कोश उनकी प्रसिद्ध रचना है। उन्होंने अंत साधना पर जोर देते हुए पंडितों को क्या है? फटकार लगी गई। उन्होंने कहा है पंडित साल सत्य बखानी, कि सभी पंडित है जो ज्ञानी है वह सत्य का बखान करते हैं कि ऐसे सत्य ये होता है, सत्य वह होता है, सत्य ये है। दही बद्ध वसंत न जाने, कि हृदय के अंदर जो बद्ध है ईश्वर, उसको तो जानते नहीं है। और पंडित साल सत्य बखानी, ये कई बार आ चुकी है पंक्ति कि पंडित साल सत्य बखानी दही बद्ध बसंत न जाने, तो एक ये पंक्ति थी। उन्होंने अंत साधना पर जोर देते हुए पंडितों को फटकार लगाई है, ये भी ठीक है। दोहा कोश उनकी प्रसिद्ध रचना है, ये भी ठीक है। हिंदी भाषा सर्वत्र सिद्धि उनकी मानी जाती है, ये ठीक नहीं है। और वे सिद्ध साहित्य के प्रारंभकर्ता थे। ये प्रश्न न जाने कितनी बार आ चुका है, इस प्रश्न को तो आप ये मान लीजिए हो सकता है कि इस बार पुनः आपके आ जाए, कम से कम 4 पेपर में आ चुका है अभी अभी पहले। यह प्रश्न एक बार ये पूछा, एक बार इधर से कथन पूछ लिया किसका है, एक बार ये पूछ लिया किसके बारे में कहा गया है। ऐसे शंकराचार्य के बाद जिन्होंने अद्वैतवाद दिया, इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। यानी शंकराचार्य के बाद में ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिसने पूरे भारत का भ्रमण किया हो। सब ये कहते हो कि गोरक्षनाथ तो हमारा है। जैसे हम अजमेर से जहां से पढ़ा रहे हैं, तो हमें अजमेर में पुष्कर में गोरक्षनाथ का आप देखिए कितना बना हुआ है, लगता है यहाँ आए। भारत में जगह जगह बना हुआ कि यहाँ गोरक्षनाथ आए, यहाँ आए। और कहा जाता है कि तुलसी ने जब कहा कि गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, कि लोगों के हृदय से भक्ति का भाव भगा दिया और गोरक्षनाथ ने योग का मार्ग है वह अपनाया। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह उक्ति किसके विषय में है? जो गोरखनाथ के विषय में। अब यह प्रश्न आया हुआ है कि गोरखनाथ के विषय में यह कथन किसका है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। 2 बार ऐसे प्रश्न आ रखा है, तो यह आ सकता है शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ है। तो यह आप देखेंगे इस रूप में होगा।
अब देखिए आगे, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कुछ विद्वानों ने पृथ्वीराज रासों के किस संस्करण को मूल रासो मानते हैं। ये प्रश्न तो दो आपको याद ही करने हैं। जैसे 7000 वाले को मथुरा प्रसाद दीक्षित मानते हैं, सही, वैसे मूल रासो यानी उन्हें मानते हैं मथुरा प्रसाद दीक्षित 7000 वाले को। जो 16306 है छंद है जिसमें, उसको मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या मानते हैं, श्याम सुंदर दास मानते हैं, जो 5 भागों में संपादित हुआ था। और जो ये 5 भागों में संपादित हुआ बृहत्तम संस्करण है, जो उदयपुर से 1585 में एक प्रति प्राप्त हुई, उसके आधार पर बृहत्तम संस्करण निकला था। अब है सबसे छोटा जो लघुतम संस्करण है, इसको मानते हैं। तो हम ये डॉक्टर दशरथ शर्मा है वो किसको मानते हैं, लघुतम संस्करण। एक लघु संस्करण है जिसमें 3500 छंद है, एक लघुतम संस्करण है, एक है मध्यम मध्य संस्करण, एक बृहत्तम। ये चारों संस्करण, कितने चारों में समय है, कौन से में 19 समय है, कौन से में 69 समय है, किस आधार पर चंद को छंदों का सम्राट बृहत के आधार पर कहा जाता है या सबसे छोटे लघुतम के आधार पर कहा जाता है। ये प्रश्न और रासों की प्रामाणिकता का प्रश्न है, ये बार बार पूछा जाता है। तो ये चारों संस्करण और रासों की प्रामाणिकता तो ऐसे एकदम से याद होने चाहिए, एक एक पॉइंट टू पॉइंट याद हो, क्योंकि ये प्रश्न तो आता है, लगभग आप मान लीजिए कि आ जाएगा। तो आप ये याद रखेंगे और ये प्रश्न कर पाएंगे। बीसल देव रासों के संपादनकर्ता इनमें से हैं राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के प्रोफेसर हैं जिन्होंने बीसल देव रासों का संपादन किया, और उनका नाम है माता प्रसाद गुप्त। माता प्रसाद गुप्त ने कई रचनाओं का संपादन किया है, आदिकाल की रचनाओं का, आप नाम पढ़ते ही हैं। तो माता प्रसाद गुप्त और अगरचंद नाहटा है, उन्होंने क्या है बीसल देव रासों का क्या किया है, संपादन किया है। और माता प्रसाद गुप्त बीसल देव रासों को 14वीं शताब्दी की रचना मानते हैं। कौन सी शताब्दी की मानते हैं, 14वीं शताब्दी की रचना मानते हैं। पर प्रश्न स्कूल व्याख्याता में पहले, अभी नहीं उससे पहले प्रश्न ये पूछा गया था कि ये मोतीलाल मेनारिया का आया था कि कौन मानते हैं कि बीसल देव रासों का लेखक है वह जो गुजरात का कवि है नालय है, वह इसका क्या है, जैन कवि नालय है, वह इसका क्या है, लेखक है। और वह 16वीं शताब्दी की रचना कौन मानते हैं, ऐसा आया था कि इसे 16वीं शताब्दी की रचना बीसल देव रासों को कौन मानते हैं, मोतीलाल मेनारिया, और वह गुजरात के नालय कवि के आधार पर ये कहते हैं। तो इस दृष्टि से देखें तो माता प्रसाद गुप्त और क्या है अगरचंद नाहटा, ये हो गया है। और अंतिम प्रश्न है, चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। चौपाई और दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद तो लगाया है, पर यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश में बौद्ध और सिद्धों ने इस शैली का लिखना क्या किया था, शुरू किया था। सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। आज के लिए ये अंतिम प्रश्न हमारा था। कल आप टेस्ट के लिए तैयार रहेंगे, जो ग्रुप बना रखा है उसमें टेस्ट आप दे सकते हैं, अच्छे से टेस्ट देंगे और आदिकाल की अपनी तैयारी को ठीक करेंगे। आपको ये क्लास है वह आप सभी के लिए उपयोगी रही होगी, और हम मिलकर एक प्रयास करेंगे कि सभी प्रश्नों की कम से कम प्रकृति तो समझ जाएं कि ऐसा है। पढ़ना तो बात की बात है, हमें कम से कम पता तो चले कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये प्रश्न पूछे गए हैं, ऐसे और आ जाए तो हम उसको कैसे ठीक कर पाएंगे। निश्चित रूप से जब हम मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से ठीक ढंग से कर पाएंगे। बस एक ही है, परिश्रम, ठीक ढंग से परिश्रम, विवेकपूर्ण तरीके से परिश्रम, निश्चित पुस्तकें ठीक ढंग से हो आपके पास, पढ़ने के लिए सामग्री अच्छी हो, और फिर आपकी मेहनत हो, और साथ में धैर्य हो, और बीच में डगमग की स्थिति न आए। एक आपने जो लक्ष्य बना रखा है प्रेजेंट में रहते हुए उस पर बढ़ते रहें, निश्चित रूप से सफल होंगे और पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।